बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में वही पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है, एक तरह से रिवीजन है। तो देख लें, ये सेक्शन है जी 1.3 और इसमें इंट्रोडक्शन है मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस का। मैट्रिसेस के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, वही चीज़ें हैं। इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि जब आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन हो टेबल की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं जी, मैथ्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज, और ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में भी आई थिंक सो कि ये इनके टेस्ट हुए हैं या वट एवर इनका जो स्कोर है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो डेली उसके टेस्ट होते हैं या उसके जो मार्क्स या जो उसकी वैल्यूएशन होती है ये टेबल की फॉर्म में उसने लिख ली हुई है। तो इसी इंफॉर्मेशन को आप इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, 2 3 2 4 1 4 2, और ये दूसरी रो आपको नज़र आ रही है 0 3 1 4 3 और 2 2, और इसी तरह से थर्ड रो है जी 4 1 3 देन 1 0 0 2। तो इसमें हमें पता है जी कि ये मैथ सब्जेक्ट के स्कोर्स हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये इसमें अंडरस्टूड है। ये पहले से जो भी हमारे पास कोई सिस्टम या प्रॉब्लम होती है ना, जब आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि ये चीज़ किसको शो कर रही है, ये चीज़ किसको शो कर रही है। ये जो 3 है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये मैथ्स के आई थिंक के मार्क्स हैं ऑन द सेकेंड डे, यानी कि यहाँ से देखिए मंडे, ट्यूसडे, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमें पता चल जाता है कि जब आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है प्रॉब्लम के लिए, उसको आप जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ क्या है वो अंडरस्टूड होता है। वो चूँकि हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई होती है, तो ये देखें इसने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हुआ। तो ये जो सिग्निफिकेंट ये डिजिट्स हैं, फिगर्स हैं, या ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको एक प्रॉपर अंदाज में लिखने का तरीका है जी, रोज़ की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में, इसी को आप मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, द नंबर्स इन द एरे आर कॉल्ड इट्स एंट्रीज। ये इसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। इसमें जो रो वाइज आपको जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये लाइन लगा दूँ, फर्स्ट लाइन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। तो इनको इसी तरह से वर्टिकली जब आप देखेंगे तो उसको आप कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स, अब वो आगे टाइप्स के बारे में बता रहा है कि बाज़ ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनकी जस्ट एक ही रो हो, जैसे कि ये है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी जस्ट वन रो है, तो इसको आप रो मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम हो, जैसे कि ये है, तो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये बुनियादी चीज़ें हमें पता है। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। अगर इक्वल नहीं है रोज और कॉलम्स, उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर आप आर्डर या साइज लिखना चाहें, आर्डर और साइज क्या होता है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स है, तरतीब में पहले रोज का जिक्र किया जाता है, लिहाजा आप इसमें देख सकते हैं कि जस्ट वन रो है, उसके बाद क्रॉस लगाया जाता है। आप इसमें ये बताना है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, जो कि 3 हैं। कन्वेंशन ये है कि सबसे पहले रोज लिखी जाती है, फिर क्रॉस, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका आर्डर क्या लिखेंगे, इसका साइज क्या लिखेंगे, 3 × 1। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का आप आर्डर लिख सकते हैं। ठीक है। ये ऊपर वाले मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जी 3 रोज हैं और कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7। इसका अगर आप आर्डर लिखना चाहें तो ये 3 × 7 लिखा जाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा कि आर्डर क्या चीज़ है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें ये एग्जांपल आपके सामने रखी है, कह रहा है कि सम ऑफ द एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। इनके आर्डर्स वगैरह अगर लिखने हों तो क्वाइट ईजी है। देखिए इसका आर्डर क्या है, 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका इसकी 1 रो है और 4 कॉलम्स है। इसकी देखिए 3 रोज और 3 कॉलम्स है। इसकी देखिए 2 रोज और 1 कॉलम है। इसकी 1 रो और 1 कॉलम है। ठीक है। तो ये इजी है, आप लिख लेंगे, तो ज़्यादा मेरे ख्याल में टेंशन वाली चीज़ नहीं है ये। इसके बाद मज़ीद चीज़ें, ये वो लिख रहा है कि 2 मैट्रिक्स को ही कैपिटल ABC वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो इसकी एंट्रीज हैं, ये स्केलर्स कहा जाता है।
बाज़ कादी वेक्टर्स हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली दोज आर द स्केलर्स। मैट्रिक्स ब्रैकेट्स आर ऑफन ओमिटेड फ्रॉम 1 क्रॉस 1। वो कहता है कि जब मैट्रिक्स का आर्डर जैसे ये है ना 1 क्रॉस 1 है, तो इसमें बेशक ऐसे ही 1 लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1 क्रॉस 1, क्योंकि इससे मैट्रिक्स लिखने का मतलब यही होता है कि इसमें पता चले कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है जी। अब ये जो मैट्रिक्स को लिखने का एक कन्वेंशनल मेथड के हम जब जर्नल लिखते हैं तो ये जैसे आपके पास एक उसने मैट्रिक्स लिखा है, आप देखें तो इसकी रोज हैं 3 और इसके कॉलम्स हैं 4, तो लिहाजा इसका आर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। इस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये है कि इस तरह से लिख दिया जाता है ए, इसकी एक जर्नल एंट्री लिखी जाती है A I J और एक ब्रैकेट और उसके बाद लिखते हैं 3 क्रॉस 4। इसका मकसद और फ़ायदा ये है कि बजाय इसके कि हम इसके तमाम एलिमेंट्स लिखें, अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर इसको लिखने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको अगर इस तरह की फॉर्म में लिख लिया जाए तो ये शार्ट फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें इसके एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो इसको एक्सपेंड करके देखा जा सकता है। अब इसको जब इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके एलिमेंट्स देखें, जो एलिमेंट ये जो एलिमेंट्स के साथ सुफिक्सेस है ना, इन पे गौर करें। ये A11, इस इन सब एलिमेंट्स के सुफिक्सेस में से जो पहला सुफिक्स है ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला एलिमेंट जो हमने लिखा है वो किस रो में है। जैसे आप देखें ये इसमें ये लाइन फर्स्ट लाइन में लिखे हुए एलिमेंट्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड रो के हैं, थर्ड रो के। जो एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं उनके सुफिक्सेस में से जो पहला सुफिक्स है ना, वो आप देख रहे हैं कि 1 है। इसी तरह से जो एलिमेंट सेकंड रो के हैं उनके सुफिक्सेस में से पहला सुफिक्स 2 है, यानी कि एक एलिमेंट की जो पोजीशन है ना वो सुफिक्सेस से रिप्रेजेंट हो रही है। तो पहला सुफिक्स ये शो करेगा कि ये एलिमेंट किस रो में, जैसे ये वाला एलिमेंट है ना A21, जाहिर है कि ये सेकंड रो में है, लिहाजा इसकी पोजीशन साथ में बयान की गई है A2 और 1, इसलिए 1 जो सेकंड सुफिक्स है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये किस कॉलम में। ठीक है, तो ये ज़ाहिर फर्स्ट कॉलम है इसलिए इसकी पोजीशन यही बनती है A21। अब इसको देखें, ये ऐसा है जो कि थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में, लिहाजा इसकी पोजीशन A33 लिखी हुई है, ये A34। तो आप इसको देखें, लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कि जर्नली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही जो मैट्रिक्स है ये M क्रॉस N का लिखा हुआ है, यानी कि इसमें अब M रोज हैं और N कॉलम्स हैं। ये देखें, ये फर्स्ट रो है, इनके सुफिक्सेस में शुरू वाला सुफिक्स 1 है और सेकंड वाला सुफिक्स 1 2 3, इसलिए है चूंकि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है, लिहाजा A11 हुआ इसका, इसकी पोजीशन। ये सेकंड कॉलम में आ गया, लिहाजा रो तो फर्स्ट ही है इसलिए A12 लिखा गया। ये जो एंड वाला एलिमेंट है ये रो तो अभी भी इसकी फर्स्ट है, लेकिन ये कॉलम अब इसका nth कॉलम है। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं इनको, जर्नल किसी भी मैट्रिक्स के आर्डर को हम मेंशन कर सकते हैं। और ये उसने जैसे मैंने ऊपर ही बयान कर दिया है कि ये इनको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है A I J M क्रॉस N या फिर A I J। जब हमें ये पता हो कि इसमें रोज और कॉलम्स कितनी हैं कन्फर्म हो तो फिर बेशक A I J लिख दें, उसमें इसके आर्डर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम में ये चेंज हो रहे हैं तो फिर साथ साथ मेंशन किया जाता है। ठीक है जी। अब आप देखिए ये एक मैट्रिक्स है A, ज़ाहिर है इसकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, इसकी रोज और कॉलम्स और एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। अब इसके किसी एक एलिमेंट को, यानी कि इसके तमाम जिसे जिस तरह से हम सेट बिल्ट नोटेशन में एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल किस्म का एलिमेंट लिखते हैं, इसी तरह से ये जो ए मैट्रिक्स है उसका कोई भी एलिमेंट जो है वो A I J से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसमें आई और जे चेंज होंगे तो अकॉर्डिंगली, जैसे मैं इसमें आई को अगर कर लूँ 2 और जे को कर लूँ 3, तो ये क्या बन गया, ए जो मैट्रिक्स है उसका कौन सा वाला एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, यानी कि A21 2 3। तो ये आप अकॉर्डिंगली यहाँ से देख सकते हैं कहाँ पे है ये एलिमेंट आपको मिलेगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, क्योंकि पहले वाला सुफिक्स 2 है और दूसरा वाला सुफिक्स 3 है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट, जैसे ये मैंने A23 इसका रिप्रेजेंट किया एलिमेंट, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो उसने मैट्रिक्स दिया है इसका ये वाला जो एलिमेंट है ना, दिस इज एक्चुअली ए का कौन से वाला एलिमेंट है, ये 1 क्रॉस 1 वाला है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला है, या इसको आप कह सकते हैं कि ए और इसकी पोजीशन क्या है 1 1। तो वो कौन सा जी, वो 2 है, जो कि असल में है क्या स्मॉल A11। इसी तरह से ये जो -3 है ये क्या है, ये असल में इसका 1 2 वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2 ये वाला एलिमेंट है -3, यानी कि ए
तो ये मैंने बताया आपको कि एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को लिस्ट करने का क्या तरीका है। तो आप देखें, ये एक मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो अभी ये बताया जाएगा कि एक मैट्रिक्स में अब हम बात करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसमें रोज और कॉलम सेम होंगे। एक मैट्रिक्स है, ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इसकी एन रोज और एन कॉलम्स हैं। तो इसमें ये आप डायगनली एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, इनकी पहचान ये है कि इनके जो रो वाला सुफिक्स और जो कॉलम वाला सुफिक्स है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये वो वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये वो एलिमेंट है जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, इसी तरह से ये सो ऑन। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना एक मैट्रिक्स के, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको इसके डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। अब अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बकिया ऊपर वाले भी और नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो हो तो इस मैट्रिक्स को फिर डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, पहले उसने ये बताया कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, तो उसके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री में इस तरफ को भी देखा जाता है ना, ये भी डायगोनल है, स्क्वायर के दो डायगोनल, लेकिन मैट्रिसेस में हम इस डायगोनल की बात करते हैं जिसको हम मेन डायगोनल का कहते हैं। ठीक है, तो आपको पहचान हो कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से वाले हैं। ओके, इसके बाद ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के, मैट्रिसेस को ऐड माइनस वगैरह करना। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस की बात करने लगे तो सबसे पहले उसने ये बताया कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए जैसे दो ऐसे मैट्रिसेस जिनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हों तो फिर उनको आप इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए दो शराइत होनी चाहिए कि नंबर एक के उनका ऑर्डर सेम हो और नंबर टू के उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे कि ये दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स से के लिखे हुए हैं, तो ये इक्वल कब होंगे, जब इसका जो आई जे था एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का वो बी के आई जे थे एलिमेंट के इक्वल हो, तो इस तब आप कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली उनका ऑर्डर सेम हो जाता है। लिहाजा अगर आप यही कह रहे हैं कि जी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए तो वो भी काफ़ी है, ऑर्डर उसमें ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाता है। जैसे आप देखें कि यहाँ पे ए बी सी मैट्रिसेस उसने दिए हुए हैं और उसका ये कहना है कि अगर एक्स की जगह पे 5 रख दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि ये आप ए और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में देख सकते हैं कि इक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वालिटी के लिए एक्स को क्या लेना चाहिए। अगर ए और बी को आपने आपस में इक्वल लेना है तो एक्स की जगह पे 5 आना चाहिए, नज़र भी आ रहा है। इसी तरह से बट फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स दी मैट्रिसेस ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है, अगर आप एक्स की जगह पे 5 नहीं लेते तो फिर जो भी मैट्रिसेस ए और बी होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से अब आप ए और सी के लिए देखें, ए और सी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि देखें ना इनका साइज डिफरेंट है। ये 2x2 ऑर्डर का है, सी वाला 2x3 का है, तो इसमें ये हो ही नहीं सकता कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप पहले से ही जानते हैं, दो आर बेसिक थिंग्स। इसके बाद आगे वो कह रहा है कि दो मैट्रिसेस अगर आपके पास हैं और इक्वल साइज के हैं तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हो और उनको माइनस कर सकते हो। ऐड कैसे करना है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे ये है ना, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सेम साइज के, यानी कि ऑर्डर सेम, तो देन ए प्लस बी जब आप ऐड करें तो उनका आई जे एलिमेंट क्या होगा, जो पहले मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट है और प्लस जो दूसरे मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट है जो कि ए आई जे और बी आई जे है। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसी तरह से होगा। अब उसने एग्जांपल भी दे दी है आपके मजीद वजाहत के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बी और सी मैट्रिसेस हैं। देखो ना, सी का साइज तो ए और बी के बराबर है नहीं है, तो सी में तो ऐड हो नहीं सकता। ए और बी आपस में ऐड हो सकते हैं, और ऐड कैसे, जो ए प्लस बी का आई जे एलिमेंट है जैसे ये वाला, ये कैसे आना है, जो ए और बी के आई जे एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके, जैसे ये 2 और -3 4 को ऐड करोगे -2 आएगा, इस तरह से 1 और 3 को, और ये इसी तरह से एडिशन भी की गई है और सब्ट्रैक्शन भी की गई है क्वाइट ईजी। इसके बाद वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये है ना, ये मैट्रिक्स ए आई जे, इसको वो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कैसे होना है, उस नंबर को जो सी ए नया मैट्रिक्स आएगा ना आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन, तो उसका जो आई जे एलिमेंट है वो कैसे होगा, जो था ना ए का आई जे एलिमेंट जो कि ए आई जे है, उसको सी से मल्टीप्लाई करना। यानी कि जो सी ए मैट्रिक्स आएगा ना उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हासिल होंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी विद ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस तरीके से। और इसको नीचे करके भी दिखाया गया है
ये ए मैट्रिक्स है तो इसके नीचे आप देख रहे हैं 2A मैट्रिक्स ऐसा है, इस 2 को ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये बी को -1 से किया गया है, सी को 1/3 से किया गया है, तो ये आपको पता है। इसके बाद वो ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो उनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये नहीं कंडीशन के उनके आर्डर सेम हो, बल्कि इस चीज़ को देखा जाता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना ए, उसके कॉलम्स कितने हैं आर, और जो सेकंड मैट्रिक्स बी है उसकी रोज कितनी है। अगर ये चीज़ें आपस में इक्वल है ना, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज, तो देन मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर वो होगा जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी रोज हैं और सेकंड मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स हैं। यानी जब बीच वाले आप आर को कैंसिल कर दें तो बाकी जो शुरू वाला नंबर रह गया एम और लास्ट वाला रह गया एन, तो जो नया मैट्रिक्स ए भी मैट्रिक्स आएगा ना आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसका आर्डर कितना होगा, एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं, ये दो मैट्रिक्स ने लिए हैं, आप देखें ना, इसका आर्डर लिखें, इसकी रोज हैं 2 और इसके कॉलम्स हैं 3। इसकी आप देखें रोज हैं कितनी 3 और कॉलम्स कितने हैं 4। तो ये इसको आप समझे ना कि ये एम क्रॉस आर और ये क्या आर क्रॉस एन। देखिए ना आर इक्वल है, इसके पहले के कॉलम्स देखने हैं, दूसरे की रोज देखनी है, तो इसके कॉलम्स 3 इसकी रोज 3 है तो इक्वल है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो ये आगे मल्टीप्लाई किया गया है। देखें अब जैसे ही हमने कहा कि जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा, तो मैंने कहा था ये शुरू वाला नंबर ले लें यहाँ से, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, तो ये नए मैट्रिक्स ए बी का आर्डर होगा 2 क्रॉस 4। तो ये आपने एक मैट्रिक्स बना लिया जिसका आर्डर आपने रखा 2 क्रॉस 4, यानी कि उसकी 2 रोज बना ली और 4 कॉलम्स बना लो। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट कैसे आएगा, पहला एलिमेंट जो आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, यानी कि यहाँ से फर्स्ट रो पकड़ ली, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, और यहाँ से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसको उस कॉलम के जो आपने सेलेक्ट किया है उसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके और प्लस डालना है। इसके बाद यहाँ से दूसरा एलिमेंट पकड़ना है और यहाँ से दूसरा एलिमेंट पकड़ना है और उनको मल्टीप्लाई करके पिछले प्रोडक्ट में ऐड करना है। फिर इसका थर्ड एलिमेंट पकड़ना है और इसका भी तीसरा एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट में ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं 1 क्रॉस 4 4 प्लस 2 क्रॉस 0 0 और 4 क्रॉस 2 8, तो ये बन गया 4 प्लस 8 12। तो यहाँ पे आपने 12 लिखना है। मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस आपने एफएससी में की हुई है, आप वहीं से ये देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे की थी। इसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आप मेरे एफएससी वाले लेक्चर्स देखें तो मैंने वहाँ पे इंतहाई डिटेल में ये मल्टीप्लिकेशन करवाने का प्रोसेस समझाया हुआ है। जैसे ये 26 यहाँ पे जो मौजूद एलिमेंट है वो कैसे आना है, जो सेकंड रो में एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके आएंगे, क्योंकि ये इसकी पोजीशन क्या है 2 क्रॉस 3 वाली है। ठीक कैसे आएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 26 आना है। तो ये आप एफएससी से भी देखिए और मल्टीप्लिकेशन करने की प्रैक्टिस कीजिए, और नया मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए वो भी आप देखिए। ओके, इसी तरह से ये दो मैट्रिक्स को भी उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, आपको इसको देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है और ये आगे कुछ हिस्ट्री भी बयान की गई है। अब ये देखें डिटर्मिनिंग वेदर प्रोडक्ट इज डिफाइंड, वो कहता है कि प्रोडक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, तो आपको इसके आर्डर से ही पता चलेगा। उसमें यही चीज़ देखनी है ना कि जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें जो जी, तो ये प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा ये यहाँ पे देखा जा रहा है। तो फर्स्ट जिन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें फर्स्ट के कॉलम्स देखने हैं और सेकंड की रोज वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो तब प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और जो नया मैट्रिक्स आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये इसने कहा है कि ये ए और बी को अगर हम देखें तो ए के कॉलम्स और बी की रोज सेम है, तो ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ए बी इज डिफाइंड, और देखें ना ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 और बी का ऑर्डर है 4 क्रॉस 7। तो ये फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज सेम है, लिहाजा प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा। अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा,
तो आपने ये जो कॉमन चीज़ है वो कैंसिल कर देनी, 3x4 होगा जी इसका ऑर्डर, 3x7 होगा, यानी कि 3 रोज और 7 कॉलम्स हैं, और अगर आप ये मैट्रिसेस उसमें दिए होते और आप मल्टीप्लाई करते तो देन ए बी का जो ऑर्डर था वो 3x7 ही आना था। इसी तरह से आप ये उसने ए मैट्रिक्स जनरल दिया है, इसका ऑर्डर है m×r, दूसरे का है r×n, और चूंकि इसने सेकंड फर्स्ट की रोज और सेकंड की कॉलम्स आपस में इक्वल लिए हुए, लिहाजा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और जो ए बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट के बाद आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट से m पकड़ लें और लास्ट से ये n पकड़ लें तो m×n, ठीक है। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m×n होगा, और m×n का जो आई जे एलिमेंट ए बी का वो कैसे आएगा, यहाँ से ए का की आई रो पकड़ लें और बी का जेथ कॉलम पकड़ लें और उनके एलिमेंट्स कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, तो ये ए बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m×n है उसके एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद वो ये कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए बाज ये पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जब मैट्रिक्स बहुत बड़े बड़े हों, जैसे कि सैकड़ों में नंबर ऑफ रोज जो ऑर्डर है वो इस तरह का हो, जैसे कि 30x500, तो उस तरह ज़ाहिर है कि मल्टीप्लिकेशन तो मुमकिन नहीं रहती, तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि उस मैट्रिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं और सब मैट्रिक्स बना लेते हैं, देन उसका प्रोडक्ट करके उसको स्टेप वाइज प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं। तो इसकी हमें अपने इस कोर्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इसका बेसिक आइडिया यही है कि जब बड़े मैट्रिक्स हों और उनको मल्टीप्लाई ऐड करने के लिए उसको छोटे छोटे पीसेस में उसकी पार्टीशन कर ली जाए और उनको डील किया जाए, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसको आपने एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और देन अगर ए बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स शुरू में है तो ये हर एक के साथ लिखा जाएगा, अगर लास्ट पे है तो ये इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ए बी, तो उसमें ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल होंगी। अब जो सेकंड है उसकी रोज कितनी है, उसकी एक रो है, तो लिहाजा ए का कॉलम कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए का ऑर्डर जो है वो इस तरह का होगा, this×1, और बी जो मैट्रिक्स है यहाँ पे उसका तो नज़र आ ही रहा है कि 1×n, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो उसमें ये छोड़ देंगे और वो होगा this×this, तो उसको इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पेश आएगी। अगर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इस तरह से कॉलम की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो वेरी, तो ये देखें, ये इसने मल्टीप्लाई किया दो मैट्रिक्स को, इसका ऑर्डर है ना 1×3, और इसका ऑर्डर कितना है 3×4। देखिए इसको छोड़ दिया तो बाकी क्या रहेगा 1×4, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर वाकई ही 1×4 है। यहाँ पे देखें लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में मैट्रिक्स प्रोडक्ट को कैसे लिखना है। देखिए ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, C1 A1, ये A1 A2 A3 वगैरह मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऑफ द सेम साइज, और सी आईज क्या है, स्केलर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्केलर को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे स्केलर का दूसरे से, और इनको ऐड करेंगे, तो इसको बोलेंगे, एक टर्म का नाम है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3 विद कोएफिशिएंट्स दीज। जैसे यहाँ पे ये ए और बी का प्रोडक्ट था ना, इस वाले प्रोडक्ट को उसने लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज मैट्रिक्स लिखा हो, इसको आप A1 मैट्रिक्स कह लें, इसको A2 मैट्रिक्स कह लें, और देन ये AN मैट्रिक्स कह लें। तो ये क्या है, स्केलर्स, इनको समझें आप, x1 x2 x3 और देन सो ऑन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3 वगैरह लिखा हुआ है। तो ये हम बाद में वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ये है, तो इस प्रोडक्ट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये कॉलम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 विद दिस -1 विद दिस, और ये इसका प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है, अगर एक कॉलम मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब ये इसी तरह से कह रहा है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है इसको कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए, तो ये भी उसने लिख के दिखाया है। ये हम वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक में ना डिटेल में इसको लिख के देखेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये वही चीज़ के अगर मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं आपके पास, सिस्टम है, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं या आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, ये असल में इस तरह से लिख दिया जाता है कि ये जो कॉफिशिएंट्स है A11 A12 वो लिखे सारे, फिर ये कॉलम मैट्रिक्स में X1 X2 X3 और देन राइट साइड पे ये बी, और इस वाले मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, और नीचे इसको इस तरह से लिख दिया गया। ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आप मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स कहते हैं, और अगर आप इसमें B1 B2 B3 भी शामिल कर दें, जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा था, तो उसमें राइट साइड पर वाले एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर देते हैं, उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख देते हैं। मैंने इसको ऐसे लिखना सिखाया था ए बी, या इसको इस तरह से भी लिखा जा रहा है। देन है जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप एक मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली देख लें। यहाँ पे इसमें ये होता है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x4 है, जब आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 4x3 हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो इसके जो ट्रांसपोज को हमने ये 30,000 किया। ठीक है, ये फॉलोइंग ये ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स अब इनके लिए गए ट्रांसपोजेस। देखिए इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया गया, इसका ऑर्डर था ना 3x4 और इसका क्या बन गया, अब 4 रोज है 3 कॉलम्स। ये बी का भी ट्रांसपोज दिया गया, सी का भी और डी का भी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर वही रहता है, चेंज नहीं होता। अब कह रहे हैं कि जो ए ट्रांसपोज है ना उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, वो दरअसल जो ए मैट्रिक्स के जे आईथ एलिमेंट थे ना, क्योंकि रो और कॉलम पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है ना, तो जो ट्रांसपोज ऑफ ए है उसका जो आई एलिमेंट है वो दरअसल ए मैट्रिक्स के जे आईथ एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है, देन इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है सादा से तरीके से। इसके बाद भी कह रहे हैं कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ये चीज़ होती है कि जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आता है ना, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लें, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करें, तो वो उसे बोलते हैं कि ये ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे ये यहाँ पे देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ट्रेस क्या है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनको प्लस कर दिया जाए, A11 प्लस A22 प्लस A3। डी की ट्रेस क्या है, इन एलिमेंट्स का सम जो कि डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सारे ऐड कर दिए गए। सो ये बेसिक सी चीज़ें थी, ये सारे चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं उनका क्लास उसने दिया है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मेन डायगोनल्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, मैट्रिक्स का सम डिफरेंस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, मैट्रिक्स की पार्टीशन की जरूरत कब पेश आती है, सब मैट्रिक्स ज़ाहिर है कि जब पार्टीशंस करते हैं तो जो उसके पार्ट्स आप बनाते हैं वो उसके सब मैट्रिक्स बन जाते हैं। रो कॉलम मेथड ये पार्टीशन करने के तरीके, रो मेथड, फिर कॉफी सिस्टम जो उसमें कॉफी मैट्रिक्स क्या होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रेस क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब आपने इसके जो रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।